नमस्कार दोस्तों, आज है 23 जनवरी। 23 जनवरी 1897 में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो हमारे देश को एक गुलामी की जंजीरों से निकालने का काम करते हैं। इनकी बचपन की अवस्था या बाकी चीज़ें, स्कूलिंग, ये सब कैसे गुजरा, इन पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हम कुछ मुख्य बातों को यहाँ पे करने वाले हैं। 1920 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने आईसीएस का एग्ज़ाम दिया और आईसीएस के एग्ज़ाम को इन्होंने पास किया। आईसीएस, आज का जो यूपीएससी है, वो उस समय आईसीएस हुआ करता था, जो अंग्रेजों के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते थे। उनके द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जामिनेशन में एक भारतीय को पास होना और उस आईएएस रैंक के जैसा एक नौकरी जो यूपीएससी देती है, जैसे जो हमारा एक आईपीएस है, उस रैंक की नौकरी सुभाष चंद्र बोस को मिलना एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के दौर में। मतलब हम समझ सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कितने इंटेलिजेंट थे। परंतु इन्होंने 1921 ईस्वी में अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। इन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करना है जो हमारे ही देश के लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। और फिर ये आ गए सक्रिय रूप से राजनीति में। राजनीति में आने के बाद बहुत सारी घटनाएं घटती है। हालांकि इनका गांधी जी के साथ कई बार विवाद भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी को लेकर सुभाष चंद्र बोस के अंदर में इज्जत नहीं थी। दोस्तों, ऐसा भूल आप ना करें, ऐसा ना सोचें। सुभाष चंद्र बोस के अंदर गांधी जी को लेकर बहुत इज्जत थी। गांधी जी को बापू का जो उपाधि है वो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने ही बापू कहा। राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया। तो गांधी जी को लेकर सुभाष चंद्र बोस के अंदर में बहुत इज्जत थी और हमारे अंदर भी है और होनी भी चाहिए। गांधी जी भी एक महान व्यक्तित्व थे। खैर, हम आते हैं सुभाष चंद्र बोस पे। 1921 में इन्होंने रिजाइन किया, राजनीति में आ गए। फिर उसके बाद इनके द्वारा कुछ भाषण जो अंग्रेजों के लिए भड़काऊ भाषण थे, जिनके माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा करना शुरू किया। उन भाषणों को लेकर सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। बंदी बोले तो उनके घर में ही कैद कर लिया, जिनको आज हम लोग नजरबंद के नाम से जानते हैं, जो कुछ भी कह सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस को कैद कर लिया गया, उनको अपने नजर में रखना शुरू कर दिया उन लोगों ने। अब सुभाष चंद्र बोस को अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें अपने देश के लिए लड़ना था। तो वो अलग अलग तरकीब निकालने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे मुझे यहां से, कैसे भी करके मुझे यहां से निकलना है। फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस ने एक मुस्लिम भाई के जैसा रूप धारण किया, अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां बना ली और उसके माध्यम से वो वहां से पलायन करने में सफल हो गए। पलायन करके वो सबसे पहले अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से वो रसिया गए और फिर ये यात्रा के दौरान रसिया से फिर वो चले जाते हैं जर्मनी। जर्मनी जाकर वो हिटलर से मिलते हैं। हिटलर से मिलने की भी जो एक कहानी है वो बड़ा दिलचस्प है कि हिटलर के बहुत सारे हमशक्ल होते थे। तो पहले अगर किसी को मिलना होता था ना हिटलर से, तो उनके हमशक्ल से मिलकर ही वो आगे जाते थे। और कई बार तो हमशक्ल से मिलकर ही निकल जाते थे। उनको लगता था कि मैं हिटलर से मिल लिया। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस के सामने हिटलर के हमशक्ल आए तो सुभाष चंद्र बोस ने मना कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि हिटलर है ही नहीं। हालांकि ये कहानी अलग है। फिर बाद में वो जो असली हिटलर है उससे वो मिलते हैं और बहुत सारी बातें होती है। इससे थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, जो उस समय चल रहा था हमारा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जिसको लेकर हिटलर की बहुत सारी कहानियां हैं। हिटलर उसमें एक सक्रिय भूमिका में होता है विश्व युद्ध में। उससे रिलेटेड कुछ कहानियां हैं जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानना है। गांधी जी के कहने पर भारतीय फौज ने अंग्रेजों का साथ देना शुरू किया विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, और ये हिटलर के खिलाफ लड़ना शुरू किए। जब ये जर्मनी जाकर हिटलर पे हमला किए तो हिटलर ने इन लोगों को बंदी बनाकर एक बड़े से हॉल में रख लिया। और वो बड़ा सा हॉल आप सब समझते हैं कि ये बड़े से हॉल क्या थे हिटलर के। उसके अंदर फौजियों को रख दिया जाता था और कुछ ऐसे गैसेस का उसमें रिसाव कर दिया जाता था या कुछ ऐसे गैसेस डाल दिए जाते थे जिसके वजह से ये सारे फौजी मर जाते थे। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिलने जर्मनी गए तो मिलने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से एक मांग की। उन्होंने कहा कि मुझे इन सैनिकों को दे दो, मैं इनका इस्तेमाल उन अंग्रेजों के खिलाफ करूंगा। एक बहुत बड़ी बात थी। हिटलर खुद संकोच में पड़ जाते हैं कि ये वो लोग हैं जो मुझे मारने आए थे, और सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि आप मुझे इन्हें दे दो, मैं इनका इस्तेमाल उनके खिलाफ करूंगा जिनके कहने पे वो हिटलर को मारने आए थे, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ। बहुत आश्चर्य में था हिटलर, पर क्या करे, वो सुभाष चंद्र बोस की बातों को मान जाता है और जो कैदी के रूप में हमारे फौज थी उनको रिहा कर देता है और सुभाष चंद्र बोस को सौंप देता है। फिर सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है कि आप ठीक है, ये तो मिल गए आपको, लेकिन आपको हथियार कहां से मिलेंगे, क्योंकि बगैर हथियार का आप युद्ध कैसे लड़ पाएंगे। तो फिर हथियार जापान से मिलता है। उस फौज को हथियार या ट्रेनिंग जो कुछ भी दिया जाता है ये जापान के माध्यम से होता है। जापान उस समय जर्मनी के साथ लड़ाई करता था। तो ये कुछ सहायता मिलती है सुभाष चंद्र बोस को अलग अलग देशों से। सुभाष चंद्र बोस, थोड़ा आप समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति हिटलर जिसे पूरी दुनिया कांपती थी, जिसको लेकर जो अपने मित्रों का नहीं हुआ,
जो अपने दोस्तों के साथ बुरा बर्ताव किया, वैसे हिटलर को सुभाष चंद्र बोस मनाने में सफल हो गए और उस बात को मनाने में सफल हो गए, उन लोगों को छुड़ाने में सफल हो गए जो लोग हिटलर के खिलाफ युद्ध लड़ने गए थे। कैसा रहा होगा उनका विचार, कैसा रहा होगा उनका भूमिका वहां पे, जिसके वजह से हिटलर जैसा व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस के सामने, मतलब एक बोले तो सुभाष चंद्र बोस को लेकर उनके अंदर में, हिटलर के अंदर में एक बड़ी इज्जत होती। कैसा रहा होगा ऐसा व्यक्तित्व। इतनी कुछ बातें हमें कुछ कभी नहीं बताई जाती। हमें बाहर की चीज़ों से तो पढ़ने को मिलता है, लेकिन हमारे स्कूल के सिलेबस में इतनी सारी बातें नहीं है, और ये होना चाहिए हमारे सिलेबस में, ताकि हर बच्चा 10th पास करने से पहले बहुत सारी बातें जान ले सुभाष चंद्र बोस को लेकर। सिर्फ सुभाष चंद्र बोस नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबके बारे में जाननी चाहिए, ताकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना है, उनके अंदर यह भावना है कि देश के लिए अगर कुछ करना है तो बहुत सारी चीज़ों का न्यौछावर कर सकते हैं, हम उनकी बलिदान दे सकते हैं। आज तो एक छोटे से चपरासी की नौकरी लोग देश के लिए नहीं छोड़ना चाहते, सुभाष चंद्र बोस ने एक IPS रैंक का नौकरी छोड़कर देश के लिए काम किया, तो एक बहुत बड़ी बात थी। और भी बहुत सारी कहानियां हैं इनके बारे में, जो कहानियां सिर्फ नहीं, हकीकत वाली चीज़ें, हकीकत बातें। खैर, सुभाष चंद्र बोस उन लोगों को लेकर, उन फौजियों को लेकर एक ट्रेनिंग सेंटर में उन्हें ट्रेंड करवाते हैं, उनको हथियार मुहैया करवाया जाता है जापान के द्वारा, और फिर उन्हें इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है, आज़ाद हिंद फौज का। हालांकि आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसे बढ़ाने का काम किया। जो आज़ाद हिंद फौज पहले से थी, एक छोटी सी टुकड़ी थी सैनिकों की, उस छोटी सी टुकड़ी में उस बहुत सारे सैनिकों को जोड़ा जाता है और उन्हें एक संगठित रूप प्रदान किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस बीच आपको एक और बात जान लेनी होगी कि सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से जानते हैं। नेताजी की जो उपाधि है सुभाष चंद्र बोस को जिन्होंने दिया, उसका नाम है हिटलर, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी है, कोई भारतीय नहीं दिया। नेताजी के नाम से हम सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, तो वो एडोल्फ हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी थी। बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं, मतलब लोग ये कहते हैं कि महात्मा गांधी ने नेताजी की उपाधि दी थी या कुछ भी, ऐसी कुछ चीज़, ऐसी कुछ बातें नहीं है। सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दी? एडोल्फ हिटलर ने। और सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर उन्हें नेताजी की उपाधि दी गई, क्योंकि एक नेतृत्वकर्ता, एक लीडरशिप सुभाष चंद्र बोस के अंदर बहुत अच्छी थी। उन लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ तैयार कर देना, जो अंग्रेजों के साथ लड़ने आए थे, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो इसे एक अच्छा नेतृत्वकर्ता ही तो कहेंगे, इसलिए इन्होंने एडोल्फ हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी सुभाष चंद्र बोस की। अब बात आती है आज़ाद हिंद फौज की। आज़ाद हिंद फौज अंग्रेज सैनिकों का ऐसा बैंड बजाता है, अंग्रेज सैनिकों के खिलाफ ऐसा लड़ाई लड़ता है, ऐसा युद्ध लड़ता है, जिससे उनके सैनिक थर थर कांपने लगते हैं। उनके हाथ में हथियार होते हैं, लेकिन आज़ाद हिंद फौज के पास लाठियां होती है, कुल्हाड़ी होते हैं। मतलब वो हथियार जो बहुत अच्छे हथियार थे वो नहीं, उसका भी कारण था। जिस जापान से इन्हें हथियार सप्लाई किया जाता था, उस जापान पे उसी वक्त आपको पता है कि अमेरिका ने बम गिरा दिया, और वो भी दो जगह पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, जिसके वजह से आज़ाद हिंद फौज को वो हथियार की जो सुविधा थी वो मिलनी बंद हो गई जापान से। अब ये लोग अपने लाठी के दम पे, कुल्हाड़ी के दम पे लड़ाई लड़ना शुरू किए, और आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने अंग्रेजों के सैनिकों का इस तरह से बैंड बजाया, उनको इस बेरहमी से मारा, जिसको देखकर बाकी अंग्रेज सैनिक डर गए और भागने लगे। आज़ाद हिंद फौज के लोग जब मरते थे, जब शहीद होते थे, तो उनको गोलियां लगती थी, लेकिन जब अंग्रेज का कोई सैनिक मरता था तो उसे गोलियां नहीं, उसको लाठी से, जैसे सांप को कुचा जाता है मुंह को, उस तरह से मारा जाता था, उस बेरहमी से, जिसे देखकर बाकी सैनिक डर जाते थे और उनके खिलाफ खड़े नहीं होते थे। ये था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित किया गया आज़ाद हिंद फौज, यानी संगठित किया गया आज़ाद हिंद फौज। इतना कुछ होने के बाद ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है अंग्रेजी शासन पे, और इस वजह से वो यहाँ से छोड़कर निकलते हैं। जब बाद में 1956 या 55 में जब यहाँ पे आता है प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, तो उनका ये कहना है कि हम अहिंसा की वजह से या सत्याग्रह से यहाँ से नहीं गए। उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं था। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का प्रभाव था तो वो था सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज का, जो नाक में दम कर दिया अंग्रेजी शासन का, अंग्रेजी सैनिकों का, और उन्हें छोड़कर भारत जाना पड़ा। तो ये था सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ कहानियां, जो हमारे देश के इस आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, जिसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते, बहुत कुछ बातें हमें नहीं बताई जाती, बहुत सारी बातें हमें नहीं पढ़ाई जाती। अब समय है आवाज़ उठाने का अपने सरकार से, अपने तमाम उन लोगों से जो वैसे जगह पे बैठे हैं, जिनके हाथ में ये सारी चीज़ें होती है, कि ऐसे बड़े व्यक्तित्व को कैसे जाना जाए। हर एक व्यक्तित्व, सिर्फ सुभाष चंद्र बोस नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। और कुछ लोगों को तो हम जानते भी हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इनके बारे में हम जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी जानते हैं। लेकिन ये तमाम बातें हमारे स्कूल के सिलेबस में होनी चाहिए, ताकि बच्चे सीखें और इनके जैसा बने। जय हिंद, भारत माता की जय।